आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और मैं हूं हर्षदा साहब। मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले बाजार की बड़ी बातें। बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब आपको इस वक्त दिखाई देगा और खासतौर पे मिड कैप स्मॉल कैप की तगड़ी पिटाई हो रही है। इंडेक्स के मुकाबले में स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 3 गुना पिटता हुआ आपको नजर आएगा। मार्केट ब्रेथ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। इस वक्त 6 में से 5 शेयर्स नीचे हम कह सकते हैं। कमज़ोर नतीजे और बुरी खबरों का असर फार्मा शेयरों पे सबसे ज़्यादा दिखाई दिया है, जो सबसे ज़्यादा पिटते हुए नजर आए हैं। और आप देखिए इंडिया विक्स 5 महीनों के उच्चतम स्तर पर 13 का लेवल इंडिया विक्स ने पार किया है मार्च के बाद पहली बार, और ये बहुत ही अहम इंडिकेटर है। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो ऑप्शन की ट्रेडिंग चल रही है वो आपको बताते हैं। कॉल राइटिंग का जोर है निफ्टी में, और निफ्टी में सबसे अहम लेवल है अब 9800, जहां सबसे तगड़ी पुट राइटिंग की पोजीशंस खड़ी है और आज भी पुट राइटिंग इस लेवल पे कुछ देखने को मिली है। तो 9800 शायद वो टारगेट है अब जिस पर निफ्टी की नजर निचले स्तरों पे होगी। और सेंसेक्स निफ्टी जैसे आपने मेंशन किया प्रदीप, भारी बिकवाली के घेरे में है। हालांकि निचले लेवल से कुछ रिकवरी करने की कोशिश आ तो रही थी। 9915 का लो बनाया है और उसके मुकाबले अब आप देखेंगे 9943 के लेवल्स देखने को मिले हैं। सेंसेक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे यहाँ पर। तो सुबह से ही बिकवाली का प्रेशर बना हुआ है। ये इंडेक्स भी अब 32,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ पूरे 100 पॉइंट नीचे मिड कैप्स लेकिन आज यहाँ पर सबसे ज्यादा मार खा रहे हैं। कल ही वो हाई बीटा मिड कैप्स में एग्रेसिव सेल ऑफ आ गया था, आज वो सिलसिला जारी है। 202 अंकों की गिरावट देखने को मिली है और बैंक निफ्टी भी ऐसे दिन कमजोरी के साथ ही चल रहा है। 155 अंकों की गिरावट। हालांकि बैंक निफ्टी में नेशनल लेवल से अब थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई है, क्योंकि ये भी लगभग 200 पॉइंट नीचे था। तो ऐसे में कहाँ होगी हमारी नजर आखिरी सौदा में? आज बाजार में करेक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इसी पर रणनीति जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ अर्स कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा जुड़ेंगे आगे कार्यक्रम में राय देने के लिए। नतीजों से पहले टाटा मोटर्स और औरोबिंदो फार्मा में क्या करें, इन पर होगी नजर। कल आने वाले गेल के नतीजों पर आपको हमारा पोल भी बताएंगे। SIS की कल होने वाली लिस्टिंग में कैसे मिलेंगे लिस्टिंग गेन्स, इस पर होगी चर्चा। और रोज की तरह से कुछ ही देर में आपको बताएंगे कहां लॉन्ग करें और कहां शॉर्ट। 3 बजे निफ्टी कॉल 3:15 BTST या STBT यानी आज लगाओ कल कमाओ। स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर आज हमने देखा है बिकवाली बढ़ती दिखाई दे रही है। तो फार्मा की धुलाई हुई है, चाहे वो दिग्गज कंपनियां हो या फिर छोटी कंपनियां। छोटे में आप देखेंगे नेटको, मार्क्सिंस, क्लैरिस जैसे काउंटर्स पिट रहे हैं। औरोबिंदो फार्मा के नंबर्स आने वाले और उससे पहले 5% से ज्यादा का नुकसान। ऑफ कोर्स टैरो जो सन फार्मा की सब्सिडी है, वहां पर काफी खराब प्रदर्शन देखने को मिला और ये काउंटर ने ही इनफैक्ट आज बिकवाली की शुरुआत की। अब 4% नीचे ट्रेड करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखिए प्रेशर कहां पर है, तो ऑटो कंपनियों में भी कमजोरी ही है। आज दिग्गज टाटा मोटर्स और आयशर के नंबर्स आने वाले और टाटा मोटर्स सबसे ज्यादा टूटा है, 2% का नुकसान। बजाज ऑटो अब 2.5% नीचे। एस्कॉर्ट्स, अशोक लेलैंड जैसे काउंटर्स पर भी आज बिकवाली ही हावी होती हुई दिखाई दे रही है। और बैंक्स तो हम देख ही रहे हैं, यहाँ पर बिकवाली लगातार जारी है। एक्सिस, DCB, ICICI, उज्जीवन, RBL और छोटे काउंटर्स की तो लिस्ट बहुत लंबी है जहां पर हमने देखा है प्रेशर है। अब आप देखिए मिड कैप्स में जो 200 पॉइंट का करेक्टिव मूव आया है, उनमें कौन कौन से स्टॉक ज्यादा टूट रहे हैं। जनता फार्मा कंपनियों में ये भी पिटा है। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के लिए लगातार बिकवाली हावी है। SRF खराब नंबर्स पर रिएक्ट करता हुआ। अदानी HCC में भी हमने देखा है काफी बिकवाली का दबाव आता हुआ दिखाई दिया। अब रिजल्ट्स के लिहाज से बाजार को देखें तो बैंक ऑफ इंडिया सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई देगा आज बैंकों में, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स अच्छे थे। एसेट क्वालिटी काफी इंप्रूव होती दिखाई दे रही है, 3.5% ऊपर। वेस्ट कोस्ट के नंबर्स पर 5.5% नीचे। काउंटर NHPC में भी आधे % की गिरावट। व्हील्स इंडिया हाउएवर जहां पर हमने देखा है प्रॉफिट ग्रोथ करीब 10% का है, स्टॉक में हल्की बढ़त आती हुई दिखाई दी है। और आइए देखते हैं आज का चार्ट। सबसे पहले हम आपको जो चार्ट दिखा रहे हैं उसको देखिएगा। ये जो चार्ट है, आप कहेंगे कि गिरते बाजार में ये बढ़ता हुआ चार्ट कहां से आया? दरअसल तो ये बढ़ता हुआ जो चार्ट है वो है इंडिया विक्स। जैसे कि हमने कुछ देर पहले आपको बताया था, इंडिया विक्स ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और ये आप देख रहे हैं लगातार। ये इंट्राडे चार्ट है आपके सामने। पिछले कुछ 4-5 दिनों से लगातार ये ऊपर जा रहा है, जैसे बाजार में गिरावट शुरू हुई है। और आज इसने ये देखिए तो 13 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट अभी घंटे 1.5 घंटे पहले दिया था। इस स्टॉक में इस इंडिकेटर पे यानी इंडिया विक्स पे अगर आप वीकली चार्ट पे अब नजर डालते हैं, ये देखिए ये आपके सामने वीकली चार्ट है और ये आप देख रहे हैं डिसाइसिव ब्रेकआउट। इसके पहले मार्च में हमने इस लेवल को तोड़ा था, 13 के नीचे आए थे और उसके बाद कभी 13 के ऊपर नहीं गए। 12.5 के आसपास एक टॉप बन गया था इंडिया विक्स, उसके ऊपर जाता ही नहीं था। और आपको याद होगा, अगर आप पिछले
6 महीने का चार्ट देखेंगे निफ्टी का, वन वे चला है, एक भी तगड़ा करेक्शन नहीं आया। उसका एक बहुत बड़ा इंडिकेटर था ये। जब तक वॉलेटिलिटी बढ़ती नहीं है तब तक बाजार में करेक्शन की उम्मीद कम रहती है। और अब जब करेक्शन शुरू हुआ है और तब अगर इंडिया विक्स में एक ब्रेकआउट आ रहा है तो आप ये मानिए, अगर आप बुल हैं और आपने अभी भी लॉन्ग पोजीशन बरकरार रखी है तो आप ये सोचिए, ये मनाइए कि ये 13 के नीचे ही बंद हो, उसके ऊपर टिके नहीं। अगर ये 13 के ऊपर टिक गया और यहाँ से और ऊपर वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आई तो उस केस में बाजार की गिरावट बढ़ सकती है। यही वजह है कि सबसे पहले हमने आपको आज ये चार्ट दिखाया। लेकिन इसके अलावा चूंकि इस समय सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि निफ्टी में ये जो गिरावट दरअसल शुरू हुई है वो गिरावट हो रही है टेक्निकल कारणों की वजह से, सेबी के ऑर्डर की वजह से। तो ऐसे में बाजार का रुख दरअसल किधर है? 2-4 दिन में सब कुछ क्लियर होने के बाद क्या ये बाजार तुरंत रिकवर होंगे, किस लेवल पर नजर रखनी चाहिए, उन सारे सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये क्वार्टरली चार्ट जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये हमने आपको आपके सामने एक बार फिर से सिर्फ इसलिए रखा है याद दिलाने के लिए कि देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉप बन सकता है। ये चेतावनी हमने काफ़ी पहले दी थी और ये होता हुआ नजर आ रहा है, वजह चाहे कोई भी हो। लेकिन अब ट्रेडिंग व्यू और ट्रेडर्स के लिए इंट्राडे चार्ट। तो यह है इंट्राडे चार्ट और आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का वायलेशन होता हुआ नजर आया है कल के दिन और हम उसके नीचे बने हुए हैं। अब इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई देगा कि ये दरअसल एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। इस हेड एंड शोल्डर में आप देख सकते हैं कि ये जो अंतिम शोल्डर है वो पिछले शोल्डर के नीचे है, जो एक बार फिर एक क्लासिकल मूव बनता है। और ये वायलेशन कल हुआ है 10,000 के लेवल के आसपास और ये टॉप है 10,130। तो टारगेट बनेंगे आपको नीचे की तरफ ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल। और हमारा ऐसा अंदाजा है यहाँ पर कि आपको ये करीबन 9780 की ओर ले जा सकता है, 9770 के आसपास तक ले जा सकता है। यानी 9,800 के जो अहम लेवल है जिसके पहले भी बात कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं उसी तरफ जाता हुआ फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन यही एक वजह नहीं है जिसके चलते हम बाजार में कमजोरी आने की आशंका देखते हैं। इसके अलावा देखिए दूसरी एक और इंडिकेटर आज आपके लिए, तो मंदी के सारे इंडिकेटर्स हैं ये आपके सामने। ये जो आप गुलाबी लकीर देख रहे हैं ये हम आपको बार बार दिखाते हैं और इसकी वजह यह है कि ये बॉलिंगर बैंड की मिड लाइन है, यानी ये बुल्स और ये बेयर और ये LOC। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल इंडेक्स इस LOC के नीचे आ गया है और बेयर कैंप में आ गया है। ये एक और इंडिकेटर जो फिलहाल चिंता बढ़ाता है। ऐसे में गिरावट कहां तक आ सकती है? ये जो पूरी तेजी हमने देखी, करीब 9,450 से लेकर 10,138 का टॉप बनाया, इसका करीबन 50% का रिट्रेसमेंट अगर हम पकड़ते हैं तब भी आपको नजर आएगा 9790। तो किसी भी तरीके से 9780, 9790 ये लेवल्स बार बार हमारे सामने आ रहे हैं और वहीं पे कहीं टारगेट बनते हुए दिखाई दे रहा है। एक और वजह यहां पर बेरिश होने की, भले ही ट्रिगर जो है बाजार में गिरावट का वो आपको धीरे धीरे क्लियर होता हुआ नजर आए, लेकिन यह है MACD, एक बहुत ही अहम ऑसिलेटर जो बहुत धीमे चलता है, धीमे चलने के लिए बदनाम है, लेकिन ये कंफर्मेशन जब देता है तो वो बहुत अहम होते हैं। और यहाँ पे देखिए आप, एक क्रॉसओवर हो चुका है। इसके पहले बुलिश क्रॉसओवर जब इसने दिया था वहां से आप देखिए कितनी जबरदस्त तेजी हमने लगातार बनते हुए देखी और अब ये बेरिश क्रॉसओवर दे रहा है, क्रॉस डाउन बता रहा है, जो कि एक और इंडिकेटर है बाजार में फिलहाल कमजोरी का। तो लगता है कि हमने 10,100 के आसपास एक अहम टॉप बनाया है और फिलहाल बाजार का रुख, निफ्टी का रुख यहाँ से कमजोरी का नजर आता है। शुरुआती तौर पे 9,800 के टारगेट दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पे हर्षद। लेकिन फिलहाल 9950 के लेवल्स होल्ड करता हुआ मार्केट। इस बीच आप देखिए फियर और ग्रीड मीटर की क्या स्थिति है। कल से यहाँ पर मूड बिगड़ा था और अभी भी उसमें आप ज़्यादा बदलाव नहीं देखेंगे। 41 पॉइंट पर फिलहाल ये इंडेक्स अपना लेवल दिखा रहा है। कल 39 के आसपास फियर ग्रीड मीटर दिखाई दिया था। लेकिन किन स्टॉक्स में अब आप पोजीशन ले, और पहले निफ्टी पर एक कॉल ले लेते हैं। सुमित, 9950 पर रिट्रेस हुआ है मार्केट और अगर इन लेवल्स पर क्लोज आता दिखाई देता है तो क्या कुछ मूड बदलेगा या फिर आप अभी भी कॉशियस रहेंगे? नहीं बदलेगा हर्षदा, जब तक 9970, 9980 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक बायस थोड़ा सा नेगेटिव ही होगा। और प्रदीप जी ने भी जो भी एक्सप्लेन किया वो बहुत हद तक वो एकदम सही एक्सप्लेनेशन है, मार्केट्स की एकदम सही रीडिंग है। आई थिंक इमीडिएटली एक बार यहाँ से और वीकनेस देखने को मिलनी चाहिए। इमीडिएट हर्डल 9970, 9980 है जो कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। जब तक उसके ऊपर दोबारा से एंगल्फ करते हुए तेजी करने को नहीं देखने को मिलती है तब तक सेल साइड में रहना चाहिए। और अब जैसे जो आज लो लगे अभी आधे घंटे पहले,
वो लोस टूट गए तो 9850, 9800 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल कॉशियस रहना चाहिए, कॉशियस बने रहने की सलाह। इस बीच आप देखिए स्टॉक्स जहां पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ती हुई, बैंक्स की हम बात कर रहे थे, फेडरल बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि यहां पर हमने देखा है काफ़ी तगड़ी शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड होती दिखाई दे रही है। क्या सलाह होगी आपकी? आप देखिए करीब करीब 36 लाख शेयरों का एडिशन ओपन इंटरेस्ट में शॉर्ट साइड पर। यस बिल्कुल, वीकनेस देखने को मिली है। इनफैक्ट लास्ट 2 महीने के लोज टूटते हुए देखने को मिले हैं फेडरल बैंक के अंदर। आज की क्लोजिंग रिक्वायर्ड है, 110 के नीचे अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर ये मंदी के संकेत होंगे, जिसके अंदर 105 शायद 100 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिले। एक तो 110 रुपए के नीचे क्लोजिंग रिक्वायर्ड है और वॉल्यूम्स तो ऑलरेडी हमको देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही क्लोजिंग आई तो 5 से 10 रुपए की फॉल आप मान के चले। क्लोजिंग अगर आ जाती है तो 112 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से सेल कर सकते हैं। ओके, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया तो लॉन्ग करेंगे, तगड़े लॉन्ग्स बन रहे हैं। कुछ देर पहले हर्षदान जैसे कि बताया, इस वक्त अगर आप देखें वायदा कारोबार का सबसे स्ट्रॉन्ग शेयर है बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, 160 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो फिर इसके अंदर बिल्कुल लॉन्ग करना चाहिए। अगर 160 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल गई तो फिर स्टॉक के अंदर इमीडिएटली हमें 170 तक का मूव देखने को मिलेगा और फ्रेश तेजी उसके बाद ही देखने को मिलेगी। आई थिंक रिजल्ट्स के इंपैक्ट की वजह से ही इसने ऐसा मूव लिया है। जब तक ये 160 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक थोड़ा डाइसी है, तो आज की क्लोजिंग के लिए इसके ऊपर भी वेट करें। 160 के क्लोजिंग के ऊपर ही इसको बाय करना चाहिए। अच्छा, HDIL में जो आज थोड़ा सा रिवर्सल आया है, इस पर क्या भरोसा किया जाए या नहीं? नहीं, एक बार नहीं, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली आज एचडीआईएल के अंदर। लोअर लेवल से हमने शार्प रिकवरी दिखाई है स्टॉक ने। इनफैक्ट 47-48 के लेवल से स्टॉक 60 रुपए के आसपास आ चुका है। फ्रेश बाइंग के लिए एक बार वेट करें। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन अगर किसी ने लोअर लेवल्स पे ली है तो 54-55 के आसपास का ट्रेलिंग एसएल यूज कर ले और फ्रेश बाइंग एक बार इस एचडीआईएल के अंदर अभी प्रेजेंट लेवल्स पे अवॉइड करनी चाहिए। एक साइड पे नजर डालिए, यहाँ पे हालांकि मूवमेंट तो कम है, 2-2.5% ही है, लेकिन काफी तगड़े शॉर्ट बन रहे हैं। क्या लगता है आपको? 200 डीएमए टेस्ट कर रहा है प्रदीप जी एक्साइड। जैसे ही 200 डीएमए के नीचे क्लोजिंग देता है तो ये स्टॉक के अंदर भी हमें वीकनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टॉक ने पिछले 8 से 10 महीनों में बहुत अच्छी तेजी दिखाई है और लास्ट 3 से 4 महीनों के अंदर स्टॉक ने जो मल्टीपल सपोर्ट्स लिए हैं वो है 211 या 210 के आसपास ही। वो लेवल्स जैसे टूटते हैं और 200 डीएमए का आ रहा है 209 रुपए का, तो ये लेवल्स जैसे ही टूटेंगे और इसके नीचे अगर क्लोजिंग देखने को मिल गई तो एक्साइड के अंदर आप मान के चले कि करीब करीब 20 से 25 रुपए का फॉल देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर हमें 190 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 210-209 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिल गई तो 20 रुपए का फॉल मान के चले। आई थिंक क्लोजिंग देखते ही जैसे देखने को मिले उसके बाद इसमें सेलिंग की जा सकती है 214-215 के स्टॉप लॉस। अच्छा, फटाफट बताइए, बैंक निफ्टी नेशनल लेवल से रिकवर हो रहा है। इनफैक्ट पिछले 5-10 मिनटों में रिकवरी आई है। क्या सलाह होगी आप? बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है, शायद 24,580-600 तक, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक ही है। दोबारा अगर नीचे गया तो फिर 24,300 24,200 के लेवल्स इमीडिएटली दिखा सकता है। तो ओवरऑल एक बार स्ट्रक्चर वीक ही है। एक बार जल्दबाजी में और हड़बड़ी में फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए, वेट करना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए। ओके सुमित, कोई डिस्क्लोजर्स? जी प्रदीप जी, बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर हमने अभी डिस्कशन किया हुआ है। ये फ्रंट लाइन स्टॉक्स जो भी अभी डिस्कस किए हैं ये क्लाइंटों के साथ रेगुलर डिस्कस होते हैं, तो ये मान के चलना चाहिए कि उनकी पोजीशंस हो सकती है हमारे व्यू के अकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच प्रदीप जी। शुक्रिया आपका। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे जॉइंटरी कैपिटल के अविनाश गोरक्षकर और टेक्निकल एनालिस्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव। स्वागत है आपका एक बार फिर आखिरी सौदा में। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं जॉइंटरी कैपिटल के अविनाश गोरक्षकर और टेक्निकल एनालिस्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव। स्वागत है आप दोनों का ही। इस वक्त अगर बाजार का मूड देखें 99.42 करीब 36 पॉइंट नीचे निफ्टी चल रहा है। मिड कैप में 200 पॉइंट की तगड़ी गिरावट, निफ्टी बैंक करीब 125 पॉइंट नीचे और सेंसेक्स 100 पॉइंट के नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ। तो जो बड़ा पैनिक हमने देखा है वो मिड कैप में ही देखा है, काफ़ी वोलेटाइल भी है, उबरने की कोशिश भी हुई है निचले स्तरों से। अविनाश, सवाल इस समय सबसे बड़ा यही है, ये जो पूरी गिरावट आई उसके पीछे वजह साफ तौर पे थी वो 331 कंपनियों के खिलाफ जो एक्शन हुआ उसकी वजह से, जैसे बताया गया कि मार्जिन कॉल्स काफ़ी ट्रिगर हुए हैं और फोर्स सेलिंग हो रही है। क्या अब आप कह सकते हैं कि कल और आज में ये सब कुछ काफ़ी हद तक सेटल हो चुका है या अभी नहीं?
मुझे लग रहा है प्रदीप शायद थोड़ा सा और समय लगेगा, क्योंकि क्लियरली अभी न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि शायद अगले हफ्ते से 10-12 जो बड़ी फ्रंटलाइन कंपनीज है जिनका नाम इस 331 के कंपनीज के लिस्ट में आई थी, शायद उनको वापस ट्रेडिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन ओवरऑल जो सेंस मार्केट प्लेयर्स को मिल रहा है कि ये डेफिनेटली थोड़ा सा एक रिस्की ट्रेड बन सकता है मिड कैप्स के लिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट्स भी काफ़ी जोरदार तरीके से इन स्टॉक्स में ऑलरेडी बढ़ चुका था। तो आई वुड प्रीफर टू वेट एंड वॉच। आई थिंक क्लियरली जिस प्रकार का ट्रेंड इन मिड कैप स्टॉक्स में हमको देखने को मिला है काफ़ी वोलेटाइल है, और इस कारण लग रहा है कि ऊपरी लेवल पे डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो इट्स बेटर टू वेट एंड वॉच एटलीस्ट फॉर अनदर वीक और सो, और उसके बाद मेरे ख्याल से इन स्टॉक्स में थोड़ी बहुत एक स्टेबिलिटी आएगी। जब तक डिलीवरी बेस्ड बाइंग यहाँ पे आती नहीं है और क्लियरली सीरियस फंड बेस्ड बाइंग नहीं आती, तब तक मुझे लग रहा है कि जो लिवरेज्ड पोजीशंस है वो शायद थोड़ी सी और अनलिवरेज होने की पोटेंशियल रखती है। ओके, तो शायद वेट एंड वॉच का मोड बाजार अपनाता हुआ दिखाई देगा इन हाई बीटा काउंटर्स एंड मिड कैप काउंटर्स की तरफ। लेकिन देखिए आज फार्मा ने बाजार की कमर तोड़ी है, जहां पर दिग्गजों में सन फार्मा के लिए एक बहुत खराब डेवलपमेंट आई थी। टैरो के फ्रंट पर नंबर्स पुअर थे, औरबिंदो फार्मा के नतीजों का अभी भी इंतजार है, और नंबर से पहले हमने देखा ये काउंटर काफी पिटा है, 5% नीचे। अब सर्वेंद्र, क्या अभी भी बिकवाली करने के फेवर में है, या फिर अब नंबर्स देखकर ही अगला ट्रेड ले? देखिए, आज के सत्र में तो आई थिंक गिरावट हो गई है, थोड़ी गहरा भी गई है, और अब स्टॉक अपनी लॉन्गर टर्म एवरेजेस और मीडियम टर्म एवरेजेस इनका एक कन्वर्जेंस हुआ है तकरीबन 690 के आसपास, तो एक स्टिकी विकेट है, वहाँ पे ये रुका भी है। तो आई थिंक अगर अभी तक माफ़ कीजिएगा, अगर अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया है तो आई थिंक रिजल्ट का इंतजार कर लें, रिजल्ट देख लें और उस क्लैरिटी के बाद ही करें, वो ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगी। क्योंकि आज के लिए मेरे को लगता है कि एक इनिशियल डिक्लाइन, एक सपोर्ट एरिया के आसपास आ जाना, वो अपने आप में अब एक नो ट्रेड जोन में आ गया है स्टॉक, और रिजल्ट्स के साथ ही मेरे ख्याल से ट्रेड करना चाहिए। ओके लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो जब बाइंग की कॉल दिए भी जा रहे थे अविनाश, तो ये बात तो साफ थी कि अभी 1-2 क्वार्टर कम से कम और बुरे हो सकते हैं, और अगर किसी ने खरीदारी की और उसके बाद कुछ स्टॉक 10-10% बढ़ गया और लोगों को लगा कि अब तो ये बॉटम बन गया, तो अब ये गलत साबित हो रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए? और खरीदारी करनी चाहिए? अगर ये नए लोज बनाते हैं तो नीचे की तरफ एवरेज करना चाहिए इन स्टॉक्स को, या दूर रहना चाहिए? प्रदीप, मुझे लग रहा है कि एक्सट्रीमली सिलेक्टिव रहना चाहिए। आई थिंक अगर हम सन फार्मा या क्लेरिस लाइफ की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव सरप्राइजेज आ चुके हैं। इनफैक्ट क्लेरिस लाइफ साइंसेस को ऑलमोस्ट 17 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं, तो ऑब्वियसली इनके लिए आगे चल के रास्ता काफ़ी डिफिकल्ट होगा। इनफैक्ट सन फार्मा को तो हमने सभी जानते हैं कि टैरो के जो रिजल्ट्स आए, इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली सन फार्मा के नंबर्स पर आएगा। तो क्लियरली जहाँ पे नेगेटिव सरप्राइजेज आए हैं वहाँ पे बिल्कुल दूर रहे। लेकिन अगर हम नैटको फार्मा की बात करें या टिपिकली टोरेंट फार्मा की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि ये नंबर्स कंपनीज ने काफ़ी ठीक ठाक दिखाए। मेरे ख्याल से कैडिला फार्मा भी, अगर हम रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रेगुलेटरी अप्रूवल देखें, तो यहाँ पे डेफिनेटली आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर्स इनके लिए अच्छे रहेंगे। तो दिस कुड बी अ गुड टाइम टू एक्चुअली बिल्ड अ फार्मा पोर्टफोलियो सिलेक्टिवली। थोड़ा सा वोलेटाइल पीरियड जरूर रहेगा, लेकिन कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया है, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से दवाइयों की डिमांड तो नहीं जाएगी, बट क्लियरली क्या चुना आपने? कैडिला चुना और नैटको फार्मा के नंबर्स भी काफी अच्छे आ गए। ओके, तो यहाँ पर नेशनल लेवल्स पर मौके दे रहे हैं ये काउंटर्स खरीदने के। कैडिला इनफैक्ट आज 7% नीचे, और नैटको भी टॉप लूजर्स में शामिल है। कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर हमने देखा बिकवाली का सिलसिला बढ़ता दिखाई दे रहा है। NIIT टेक्नोलॉजीज लेकर आएंगे स्क्रीन पर, और सर्वेंद्र इसका चार्ट देखिए, क्योंकि अब ये 2% स्लिप कर रहा है काउंटर इंट्राडे में। आप देखेंगे अब चार्ट पर 1% की गिरावट, लेकिन पिछले आधे घंटे में बिकवाली का दबाव बढ़ा है। सर्वेंद्र, NIIT टेक्नोलॉजीज पर क्या राय रहेगी? जी, आई थिंक स्टॉक जिस तरह से गिरा है ऊपर से, आई थिंक क्लियरली एक ब्रॉडर डाउन ट्रेंड इसमें चालू है। अब पुलबैक्स जो भी आए आई थिंक उनमें बेचना चाहिए। यहाँ तो आई थिंक ऑलरेडी स्टॉक आज के सत्र में काफ़ी सारे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म एवरेज पे आ गए हैं, ये भी उनमें से एक है जो अपने 200 डे लॉन्ग टर्म एवरेज पे बराबर ट्रेड कर रहा है 485। तो आई थिंक अब या तो ये 485 तोड़ के डिसाइसिवली नीचे बंद कर ले तो आई थिंक वहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, या एक पुलबैक है तो उसमें बेचें। और मेरे हिसाब से ये गहरा जाएगी इसकी वीक, और ये स्टॉक प्रॉब्ली 470-480 के ऊपर टिकना इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो, सॉरी 525-530 के ऊपर इसके लिए टिकना थोड़ा मुश्किल होगा। और नीचे में आई थिंक वापस एक बार 450-430 के स्तर ये स्टॉक छुएगा।
बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये तकरीबन 1 से 3 महीने का व्यू है। ओके, दो स्टॉक्स पे नजर होनी चाहिए, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज और सिंटेक्स प्लास्टिक्स। अगर आप देखें आज के भाव पे 117 पे है सिंटेक्स प्लास्टिक और करीब 30 पे है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, तो ये होता है 147। जिस दिन ये डीमर्जर के पहले अंतिम बार ट्रेड हुआ था 24 मार्च को 104 रुपए पे बंद हुआ था। तो अभी भी ओवरऑल तो अच्छी वैल्यू अनलॉक हो चुकी है। क्या करना चाहिए? आज तो दोनों ही कमजोर है, मतलब दोनों बेच के निकलने का समय है क्या? नहीं, मुझे लगता है प्रदीप जो एंथुसियाज्म पहले था लिस्टिंग के पहले वो मेरे ख्याल से शायद ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर हम सिंटेक्स प्लास्टिक की बात करें तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 1 ईयर इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इनफैक्ट साइज वाइज कंपनी की बैलेंस शीट और रेवेन्यू काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ की लास्ट ईयर टॉप लाइन थी, करीबन 400 करोड़ की बॉटम लाइन थी। तो हमको लग रहा है कि सिंटेक्स प्लास्टिक में डेफिनेटली जिनका भी निवेश है वो कंटिन्यू करे। यहाँ पे कम से कम 150-160 का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली आ सकता है, क्योंकि ओवरऑल बिजनेस प्रॉस्पेक्ट इस कंपनी के लिए अच्छे हैं। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज डेफिनेटली लो वैल्यू एडेड बिजनेस में है, टेक्सटाइल्स में है, और हमको लग रहा है कि यहाँ पे शायद 27-28 में स्टॉक स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, ये जो ब्लैक रॉक ने बेचा, अगर आप डेटा देखें तो ब्लैक रॉक का जो स्मॉल कैप फंड है वो वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स है। तो मिड कैप्स नहीं, बट उन्होंने सिंटेक्स इंडस्ट्रीज बेचा है। इंडस्ट्रीज जो टेक्सटाइल वाली कंपनी, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, ये टेक्सटाइल वाली कंपनी। तो ये टेक्सटाइल पे ऐसा नहीं लगता कि कोई ओवर वैल्यूएशन है? क्योंकि नहीं, एक्चुअली फेयर वैल्यू तो प्रदीप मुझे लग रहा है कि अंदाजा था पहले कि करीबन 20-25 रुपए तक आएगा, बट जो गया 30-35 तक, मेरे ख्याल से इन द एंथुसियाज्म की पॉसिबली सिंटेक्स प्लास्टिक भी करीबन 170-180 की लिस्टिंग आएगी। तो वहां से जब गिरावट आई तो ऑब्वियसली उसका रब ऑफ आपको सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को भी देखने को मिला, क्योंकि आरओई और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम कंपेयर करें तो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज कंपेरेटिवली सिंटेक्स प्लास्टिक के हिसाब से लो वैल्यू अर्निंग बिजनेस है एक्चुअली। अच्छा, प्लास्टिक अगर और किसी को नया लेना हो, नहीं, मुझे लग रहा है इवन नया लेने के लिए 117 का भाव काफी अच्छा है, क्योंकि आई थिंक ये नंबर्स के क्वार्टरली, ये कंपनी अपने क्वार्टरली नंबर्स इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट करेगी। तो डेफिनेटली लुकिंग एट द साइज ऑफ द रेवेन्यू और बैलेंस शीट, यहाँ पे अंदाजा है कि कम से कम 15-16% की टॉप लाइन ग्रो करेगी, और 6,000 करोड़ की रेवेन्यू पे 14-15% ग्रोथ भी काफी सिग्निफिकेंट है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड लुकिंग एट सिंटेक्स प्लास्टिक एट दिस लेवल आल्सो। ओके, तो मौजूदा लेवल्स पर सिंटेक्स प्लास्टिक्स पर जोर दिया जा सकता है। लेकिन एक स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया, जिस पर हम पहले भी बात कर रहे थे, क्योंकि एक बहुत तगड़ा मूव आया है और पिछले आधे घंटे की चाल आप देखेंगे तो 4% और ऐड हो गए हैं और वे काउंटर लगभग 6% की तेजी पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है, बैंक ने पोस्ट किया, और स्लिपेजेस जिस तरह से कम हुए, हम इस पर पहले भी बात कर रहे थे, सरप्राइजिंग है। लेकिन मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंस साउंड कर रहा है, उनको लगता है आगे भी स्लिपेजेस बेहतर होते दिखाई देंगे, नियंत्रण में रहेंगे। आई थिंक डेफिनेटली अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज है। आई थिंक जो नोटवर्दी बात इस क्वार्टर में है वो स्लिपेजेस को के पॉइंट ऑफ व्यू से आया है। करीबन 6,900 करोड़ के जो स्लिपेजेस प्रीवियस फर्स्ट क्वार्टर में थे, इस क्वार्टर में करीबन 4,000 करोड़ हुए। तो मेरे ख्याल से मार्केट्स और एनालिस्ट इस बात पे काफ़ी पॉजिटिव है कि अगर यही ट्रेंड आगे मेंटेन होता है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी रेटिंग देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से एसेट क्वालिटी सुधरने का कारण स्लिपेजेस है। स्लिपेजेस मेरे ख्याल से प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखा है। तो आई वुड डेफिनेटली गो बाय द मैनेजमेंट कि अगर इनको ये कॉन्फिडेंस है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी ऐसा कोई एसेट क्वालिटी में कोई डिटोरेशन नहीं आएगा, तो डेफिनेटली इसमें रीरेटिंग का स्कोप जरूर दिख रहा है। सर्वेंद्र, एक स्टॉक जो कि ऐसे तो काफी आउट परफॉर्मर रहा है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर आज जिस तरह से गिरावट आ रही है, वॉल्यूम थोड़े हल्के ही हैं, क्या लगता है आपको ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट कोई जल्द ही आपको नजदीक में दिखाई दे रहा है? देखिए, आई थिंक थोड़ा सा रुकना पड़ेगा इसमें, बट डेफिनेटली ओवरऑल सेटअप्स अगर आप जैसे बोल रहे हैं, आई थिंक ओवरऑल सेटअप्स तो काफ़ी अच्छे हैं स्टॉक के। और जिस तरह से इसके पीछे 900 के हाइस के आसपास से जब इसके ब्रेकआउट हुए थे, तो वहाँ से आई थिंक क्लियरली वॉल्यूम एक्शन भी रहा है और डिलीवरीज भी उस समय गई थी। तो आई थिंक उस रेंज में वापस आता है। आई थिंक 1050 के एरिया में अगर वापस आता है, 1050 से 1070 के एरिया में वापस आता है, तो आई थिंक एक डिसेंट रिस्पॉट बनेगा। बट यहाँ से तो आई थिंक अभी एक 30-40 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। तो आई थिंक थोड़ा वेट कर लें और 1050-1070 की रेंज में एक अच्छा बाय साइड का ट्रेड बन सकता है इसमें। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पर भी खरीदारी करने की। नंबर्स के लिहाज से कहाँ पर एक्शन रहेगा, और खासकर कल गेल के नंबर्स आने वाले हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। सोनम मेहता हम हमारे साथ जुड़ेंगी, वो बताएंगी कि क्या एक्सपेक्टेड है। लेकिन फिलहाल लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी।
स्वागत है आपका एक बार फिर। और अब 3 बज चुके हैं तो वक्त है निफ्टी कॉल लेने का। एक नज़र अगर दुनिया के बाजारों पर डालें और देखें कि क्या वहाँ से कोई राहत के संकेत हमें मिल रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स हालांकि आजकल ये सिग्नल देता नहीं है, इस वक्त क्या सिग्नल दे रहा है आइए देखते हैं। हल्की सी गिरावट का संकेत है, वहाँ पे 22,000 के आसपास पहुँचने की गुंजाइश बनती है। 9 दिनों की तेज़ी के बाद देखिए कल बाजार पहली बार गिरे थे यूरोप के, और ग्लोबल मार्केट में भी वही दिखाई दे रहा है। तो ये ऑब्वियस है इतनी प्रॉफिट बुकिंग तो होनी ही चाहिए। 9 दिनों की तेज़ी ऐसे भी बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है, तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है, 2-3 दिन चल सकती है। ऐसे में आप क्या करेंगे निफ्टी में? सुमित जैन हमारे पहले एनालिस्ट हैं जो अपनी राय दे रहे हैं, और ये कॉल है सेल की सुमित की ओर से। 9,850 के टारगेट उन्हें दिखाई देते हैं फिलहाल। 9988 ये है स्टॉप लॉस। इसके अलावा जो दूसरे जानकार हैं उनके भी ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। गौरव बिस्सा कह रहे हैं निफ्टी में आपकी तेजी की पोजीशन होनी चाहिए, 9,990 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चले और 99.15 पर आप लगाइएगा स्टॉप लॉस। हमारे साथ है सर्वेंद्र श्रीवास्तव और साथ ही संदीप वागले की भी राय लेंगे। सर्वेंद्र, निफ्टी पर आप क्या करेंगे? हर्षद जी, जैसे देखिए प्रदीप जी ने अभी चार्ट पे थोड़ी देर पहले समझाया था क्लियरली। आई थिंक जो मिड कैप इंडेक्स की वजह से जो थोड़ा सा प्रेशर अब निफ्टी पे भी शिफ्ट हो गया, और ये खास बात कि हमने अब 10,000 के साइकोलॉजिकल मार्क को तोड़ के हम वापस नीचे आ गए। तो पहला सेंटिमेंटल ड्रॉडाउन तो वही है, और थोड़ा सा प्रेशर उसकी वजह से भी अब निफ्टी पे रहेगा। और जिस तरीके से अभी आप मोमेंटम इंडिकेटर्स देखें, स्लो या फास्ट, आई थिंक काफ़ी सारे इंडिकेटर्स डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में इन्वर्ट हो रहे हैं। कुछ फास्ट इंडिकेटर्स तो वीकली सेटअप्स में भी निफ्टी के आज इस वीक में रोल ओवर कर जाएंगे नेगेटिव टेरिटरी में, अपने सिग्नल लाइंस के नीचे, माफ़ कीजिएगा। तो आई थिंक क्लियरली थोड़ा सा प्रेशर अब उसकी वजह से बना रहेगा। और अब क्योंकि थोड़ा विक्स आज जैसे बढ़ा है, आई थिंक एक रेंज जो पहले 100-150 पॉइंट की थी अब थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और 98 से लेके 9800 से लेके 10,150 की मेरे हिसाब से निफ्टी में एक रेंज रहेगी। और मेरा यहाँ से आज की डेट में ये मानना है कि एक छोटा सा गिरावट टुवर्ड्स दैट लोअर एंड ऑफ दैट रेंज 98-9850 की तरफ बाजार चल पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। और जब तक 10,000 क्रॉस नहीं करता है, सो 9850 का टारगेट बोलूंगा स्पॉट में, और 10,011.60 पे एक स्टॉप लॉस लगाएं स्पॉट निफ्टी पे, और शॉर्ट करके चलें। कोई भी बाउंस आए 20-30 पॉइंट का उसमें शॉर्ट करें। आई थिंक रेंज वाइडन हो गई है, बट फिलहाल रुझान हल्का सा नीचे की तरफ है। संदीप वागले, आफ्टरनून अर्षदा, मेरा रिव्यू क्लियर नहीं है। रेंज बाउंड है 9900 10,020, तो मैं इसको नो ट्रेड जोन समझूंगा। यहाँ से बाउंस बैक होगा तो भी शार्प हो सकता है, तो मैं निफ्टी में फिलहाल कोई ट्रेड लेना पसंद नहीं करूंगा। ओके, तो वागले साहब दूर रह रहे हैं, निफ्टी में कोई ट्रेड पसंद नहीं करेंगे। और देखिए वॉलेटिलिटी भी काफ़ी है, 9950 के ऊपर अब कुछ ही देर पहले निकला था, अब फिर 9,931 के लेवल्स आ गए हैं, और दबाव देखने को मिल ही रहा है ब्रॉडर मार्केट में। लेकिन रिजल्ट्स के लिहाज से कल नजरें रहेंगी गेल पर। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं। कल मुझे डिस्टिंक्टली याद है यहाँ पर कुछ खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही थी। आज हालांकि स्टॉक नरम है, 1% का नुकसान देखने को मिल रहा है। सोनम मेहता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनम, बताइए क्या एक्सपेक्ट करें? गेल के नतीजों को अगर साल तो साल कंपेयर करें तो बहुत ही स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, लेकिन अगर पिछले तिमाही के मुकाबले कंपेयर किया जाए तो एक ज़बरदस्त जंप दिखाई देगा, क्योंकि पिछली तिमाही बेहद ही कमज़ोर रही थी, जहाँ पे कंपनी ने एक इम्पेयरमेंट प्रोविजन किया था लगभग 780 करोड़ का, और उसी के कारण नंबर्स पे एक दबाव पड़ा था। अब ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो पेटकेम डिवीजन पे खास नज़र रहती है कि उसमें टर्न अराउंड देखने मिला है कि नहीं। साल दर साल वॉल्यूम्स में मजबूती दिखाई दी है, वही तिमाही दर तिमाही वॉल्यूम्स में कमजोरी दिखाई दी है, लेकिन जो रियलाइजेशन है या फिर जो स्प्रेड्स है पेटकेम सेगमेंट के, वहां पे डेफिनेटली एक सुधार आया है, और इसी के कारण ज्यादातर मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि एक टर्न अराउंड इस पेटकेम डिवीजन में देखने मिल सकता है। जो गैस ट्रांसमिशन वॉल्यूम्स है वो तो मजबूत रहे हैं ही, वहां से तो मदद मिल ही जाएगी। साथ ही जो सब्सिडी सेलिंग है गेल के लिए वो बिल्कुल है ही नहीं, बल्कि कोई तरह का बर्डन है नहीं, पूरी तरह वो सरकार अब संभालती है, तो उससे भी मदद मिलती हुई दिखाई देगी गेल को। ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है वो $50 प्रति बैरल पे दिखाई दे रहा है, जो गेल के फेवर में दिखाई दे रहा है। ओवरऑल साल दर साल अच्छे आंकड़ों की उम्मीद, वही तिमाही दर तिमाही एक जबरदस्त बूस्ट आंकड़ों में आपको दिखाई देगा। शुक्रिया सोनम आपका। तो गेल पर हम नजर रखेंगे। और सर्वेंद्र, यहाँ पे किस तरह की आपको लग रही है पोजीशन बनी है नतीजे के पहले? प्रदीप जी, इसमें मैं थोड़ा सा लॉन्गर टर्म जाना चाहूंगा, और गेल की एक बड़ी टिपिकल सी आदत है, और आज से नहीं है, 2010 का आप हाई देख लें, या 2014 का देख लें, या अभी 2017 का हाई देख लें, क्वार्टरली चार्ट्स देखने पड़ेंगे उसके लिए। इसकी एक बड़ी खराब आदत है, 410-420 के आसपास जाता जरूर है, बट कभी उसके ऊपर क्वार्टरली क्लोज कर नहीं पाया है लास्ट 7-8 सालों में। तो मेरा ये मानना है कि 410-420 की रेंज इसके लिए बहुत स्टिकी है। अगर रिजल्ट्स के साथ कुछ अपटिक आता भी है तो आई थिंक 20-30 पॉइंट की जगह है
जब तक ये स्टॉक 410 420 के ऊपर डिसाइसिवली बंद नहीं करता है वीकली, क्वार्टरली, वीकली और स्पेशली मंथली चार्ट्स पे, अब मेरा मानना ये है कि इसकी अपसाइड थोड़ी कैप्ड है, क्योंकि आज 7 साल हो गए हैं और 410 420 के ऊपर बंद नहीं दे पाया क्वार्टरली चार्ट्स पे। तो मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा और ये मान के चलूंगा अगर 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट की उछाल आती है तो मैं तो इसको बेचूंगा। हमारे साथ अब एक और जानकार जुड़ गए हैं, टीडी शर्मा। शर्मा जी, गुड आफ्टरनून। 2 दिन काफी हैं सेल ऑफ के या फिर कुछ और भी गिरावट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में? देखिए, अगर आज मार्केट जो है और नीचे बंद होता है, नेगेटिव बंद होता है 25, 30, 40, 50 पॉइंट व्हाटएवर, तो मैं समझता हूँ निफ्टी में 9770 तक की बहुत आसानी से गुंजाइश है अगले 3-4 दिन में ही। और अगर 9770 भी अगर होल्ड नहीं करता है, हालांकि उसके बारे में कहना अभी पहले बहुत जल्दी होगा, लेकिन फिर भी अगर 9770 भी होल्ड नहीं करता है तो फिर 9450 तक भी जाने के चांसेज है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद में एक सीरियस करेक्शन जो है वो बाजार में आना शुरू हुआ है। बाजार में जब इस तरह का करेक्शन आता है तो ऑलमोस्ट जो है एक अच्छा खासा करेक्शन जो है होके ही फिर रिवर्स होता है वापस मार्केट। करेक्शन की वजह क्या प्राइमरीली यही रहेगी कि हम काफी तेजी से ऊपर बढ़े हैं इसीलिए ड्यू है, या फिर जो ग्लोबल फ्रंट पर थोड़ी सी चिंता बढ़ने लगी है वो शायद एक ज्यादा वाजिब कारण हो? ग्लोबल मार्केट्स टूटे और शायद यहाँ से भी कुछ फंड्स एग्जिट हो या फिर प्रेशर आए। देखिए, एक तो हम काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, वो भी कारण है। दूसरा कारण टेक्निकल है कि 10,100-200 के आसपास मेजर जो है लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस एरिया है, और तीसरा जो है ग्लोबल मार्केट्स भी है, और चौथा जो कल सेबी की तरफ से जो आया था ये बान का इशू 331 कंपनीज का, और उसमें पर्टिकुलरली जो 8-10 कंपनियां जो पॉपुलर थी, लार्ज कैप वाली थी और अच्छी, जिसमें अच्छे निवेशक इन्वेस्टेड थे, और ऐसी कंपनियों को जब बान कर दिया तो सेंटिमेंट बहुत ख़राब हो गया। और इन सब चीज़ों के चलते मैं समझता हूँ कि ये रैली एक बार पंक्चर हो गई है, तो अब जब ये पूरी हवा निकल के और जब इसका वापस पंक्चर लग के और वापस हवा भरी जाएगी तभी चालू होगा। ओके, तो लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अब खबरें आ रही हैं कि इनमें से कुछ कंपनियों को रिलीफ मिल सकती है, उसका असर दिख क्यों नहीं रहा है? इसका असर नहीं दिखेगा प्रदीप जी। आपने डैमेज कर दिया, आपने कांच को पत्थर मार के तोड़ दिया है, उसके बाद में आप कहो कि मैं कांच को जोड़ने के लिए एडेसिव ला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सोचना चाहिए करने से पहले। एक्चुअल में सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि आप ट्रांसपेरेंट रहो। सब जगह बोलते हैं ट्रांसपेरेंट रहो, तो आप ट्रांसपेरेंट रहो कि इन 5 कंपनियों में, 7 कंपनियों में जो पर्टिकुलरली बहुत बड़ी हैं, साइजेबल हैं, जहां अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, आप रीजनिंग दो कि इन्होंने क्या किया है जिसके कारण आप इनकी जो ट्रेडिंग बान कर रहे हो। और उसके बाद भी आपको ट्रेडिंग बान करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में, इक्विटी मार्केट में रिस्क लेने वाले लोग ही आते हैं। आप T2T में डाल दो, 200% मार्जिन लगा दो, 500% मार्जिन लगा दो, जिसको जिस भाव पे खरीदना होगा खरीदेगा और जिसको जिस भाव में जितना लॉस करके निकलना होगा निकलेगा। आप ट्रेडिंग बान क्यों करते हो? लॉक कर दिया आपने एक तरह से लोगों को, और वो सेंटिमेंट को हर्ट करता है। सबको ये सोचना पड़ता है कि आज कल मेरा स्टॉक कोई है वो बान हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, परसों कोई और हो जाएगा। मार्जिन फंडिंग में पैसा देने वालों को टेंशन है, लेने वालों को टेंशन है, ट्रेडिंग करने वालों को टेंशन है। तो ये और किस चीज पे आप यकीन करो? मेरे को तो जैसे मान लो मैंने अभी पिछले कुछ समय में 15-20 दिन पहले शायद प्रकाश इंडस्ट्री रिकमेंड किया था, मुझे तो बैलेंस शीट में ऐसी कोई चीज दिखी नहीं। अगर है तो आप एक्सप्लेन करके और फिर उसको T2T में डाल दो ना, पता चले कि भाई क्या हुआ है, क्यों हुआ है ये। वेल टेकन सर। फिर ऐसी स्थिति में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि डैमेज इज ऑलरेडी डन और डैमेज कंट्रोल करके कोई फायदा नहीं है, क्या अब ये भी खबरें कल तक तो यही आ रहा था कि शायद इस लिस्ट को आगे बढ़ाया भी जा सकता है, जिसके बाद हमने देखा उन हाई बीटा स्टॉक से काफी पोजीशंस तेजी से कटी हैं। क्या वो खतरा बरकरार रहेगा? और फिर आप क्या निवेशकों को ये सलाह देंगे कि शायद हाई बीटा शेयरों से इस समय स्पेशली मिड कैप वाले दूर ही रहें, एग्जिट कर लें पोजीशन? देखिए ये सिर्फ हाई बीटा शेयर की बात नहीं है। बात यह है कि आप एक नॉन ट्रांसपेरेंट वे में काम करके सबको एक अनसर्टेनिटी में डाल दिया है। कौन से स्टॉक को आप कल बान कर दो और किस चीज के कारण बान करो कोई पता नहीं है। ये तो पता होना चाहिए ना कि क्यों किया है, उसकी कौन सी सब्सिडरी या स्टेप डाउन सब्सिडरी ने कौन सा ट्रांजैक्शन किया है, कौन सी कंपनी के साथ किया है जिसके कारण आपको ये लग रहा है, और क्या वो चीज ऐसी है जो पब्लिक डोमेन में रह सकती है। अगर नहीं रह सकती है तो आप वो मत करो।
क्योंकि उससे आप दूसरे काम करो ना। इससे आपने प्रोमोटर को पनिश नहीं किया है, आपने इन्वेस्टर्स को पनिश किया है। आप प्रोमोटर को पनिश करो, उसमें जिसने ट्रांजैक्शन दिए उनके ऊपर पेनल्टी लगाओ, उनके ऊपर केस चलाओ। अगर नहीं चलने लायक है, ऐसा कानून नहीं है कि उनके ऊपर नहीं चल सकता, तो खाली इन्वेस्टर को क्यों पनिश करते हो? बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इनमें कोई ट्रेड शुरू हो जाए एक आध स्टॉक में, लेकिन जिस तरह से तमाम समाचार आए हैं कि ये इन कंपनियों के कुछ ट्रांजैक्शंस शक के दायरे में आए, या नोटबंदी के दौरान इन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस किए जो शक के दायरे में आए, या ये कंपनी खुद या इनकी कुछ सब्सिडरी कंपनीज शेल कंपनी की तरह इस्तेमाल होती हैं जिनका केवल एंट्री घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, दरअसल वो शेल कंपनी होती है। जिस कंपनी में कारोबार है वो तो शेल कंपनी हो ही नहीं सकती। तो कोई ना कोई एंगल कहीं ना कहीं से ज़रूर सरकार की नज़र में आया है जिसके चलते इस कंपनी का नाम आया। अब अगर ट्रेड शुरू हो जाता है इनमें से कुछ कंपनियों में, तो अविनाश क्या फिर भी ये डर कहीं ना कहीं रहेगा कि कल हो सकता है कोई SFIO इनके सामने खड़ा हो जाए, कोई ED इनके पास आके कोई कार्रवाई शुरू कर दे? आई थिंक जब भी प्रदीप मार्केट्स काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ते हैं तो ये रिस्क तो डेफिनेटली होगा। मेरे ख्याल से ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर ऐसा आता है तो डेफिनेटली वापस एक पैनिक का मोड ज़रूर आएगा। आई थिंक अगर इन कंपनीज़ में से जो बड़ी कंपनीज़ है, फ्रंटलाइन कंपनीज जहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है, उनका ट्रेडिंग शुरू होता है तो थोड़ा बहुत सेंटिमेंट पॉजिटिव ज़रूर होगा, क्योंकि इन कंपनीज़ में तो काफ़ी बड़ा बिजनेस है। बट ओवरऑल आई थिंक मूड ऐसा ही है कि इन छोटी कंपनीज़ में अगर ऐसा कोई नया लिस्ट आता है तो ऑब्वियसली इट विल हर्ट द मार्केट सेंटिमेंट। एंड मेरे ख्याल से जो शर्मा जी ने कहा, प्रोमोटर्स को पेनलाइज करने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए रादर देन ब्रॉड इन्वेस्टर्स। आई थिंक दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग। बिल्कुल, ट्रेडिंग बंद नहीं होनी चाहिए, ये तो एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है ही। लेकिन आइए कुछ और स्टॉक्स पे नज़र डालते हैं, और एक स्टॉक है JBF इंडस्ट्रीज़ का जिस पे लगातार नज़रें बनी हुई हैं। जिस तरह से बेतहाशा गिर रहा है, यहाँ पर रेटिंग डाउनग्रेड हो गया है एक तो, और उसके बाद ऐसी खबरें लगातार चल रही थी कि इनका मैनेजमेंट शायद भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। ऐसी खबरें किसी गल्फ के अखबार में छपी, कंपनी ने इसका खंडन भी किया, लेकिन उसका कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा उस पूरे खंडन का। आप देखिए जिस तरह से इसमें बिकवाली तो अभी जारी है, दिन के लोस पर ही है, हफ्ते के लोस पर है। क्या लगता है विनाश आपको? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक प्रदीप, इस कंपनी की अगर हम फिनेंशियल्स देखें तो मेरे ख्याल से काफ़ी अरसे पहले KKR ने काफ़ी ऊपरी लेवल पे इस कंपनी में 300 रुपये में इन्वेस्ट किया था। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग है कि इनके पास अच्छे बड़े निवेशक होने के बावजूद इस स्टॉक में ऐसा कोई न्यूज़ फ्लो आया है और इस भारी तरह से ये स्टॉक गिर चुका है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आई वुड वेट फॉर मोर क्लियरिटी, बट क्लियरली नंबर्स में कोई ना कोई डाउट मेरे ख्याल से हो सकता है, इसके कारण मार्केट्स थोड़ा सा एक नेगेटिव व्यू ले रहे हैं। बट जिस प्रकार की बिकवाली लास्ट 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल से डेफिनेटली इट इज बेटर टू वेट एंड वॉच रादर देन टेकिंग अ कॉल एट दिस प्राइस। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जहां पर हम और दबाव देख रहे हैं बढ़ता हुआ, BEML ये और फिसल रहा है। गोदरेज में बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कोरोमंडल इंटरनेशनल इनफैक्ट यहाँ पर अब 2% और नुकसान ऐड हो गया तो 4.5% नीचे। अदानी एंटरप्राइजेस में काफी प्रेशर है। अदानी पर आप अपना कॉल दीजिए बागले साहब, क्योंकि ये स्टॉक देखिए आज हैवी वॉल्यूम्स पर 127 के आसपास आ चुका है। हर्षद, ये हाई मोमेंटम स्टॉक है और जब ये गिरता है तभी ऐसे ही गिरता है, और आज जिसने ब्रेक डाउन दिया है नीचे में काफी ऊपर के लेवल पे, वो 136 का लेवल है, और मैं समझता हूँ कि और नीचे जाना चाहिए 117 118 तक। यहाँ से भी 10 रुपए की डाउनफॉल मुझे दिखती है, तो आई थिंक बाइंग करने का प्रयत्न ना करें। आई थिंक और लोअर लेवल्स है। महानगर गैस के नंबर्स आ चुके हैं प्रदीप, तो वो स्टॉक लेकर आएंगे स्क्रीन पर। 124 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है, जो पिछले क्वार्टर ये करीब 92 करोड़ के आसपास था। तो MGL में इस समय कुछ तेजी बनती हुई दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट का फिगर बेहतर है। स्टॉक सुबह से इनफैक्ट कमजोर है, 1.5% तक का नुकसान देखने को मिला है। रेवेन्यू फ्रंट पर 583 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। रेवेन्यू में करीब 9% की बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर। ज्यादा कुछ लेकिन वो स्टॉक एक्शन में नहीं आ रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है। बिट्टा भी देखिए 33% ग्रो हुआ है। मार्जिन की स्थिति भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। शर्मा जी, आपकी क्या राय है MGL पर? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग MGL में बिल्कुल ट्रैक नहीं करता हूं, तो मैं इस पे कमेंट नहीं करता। कोई नहीं, अगर आप एक क्विक कॉल दे सकें।
अविनाश, क्योंकि 38% का मार्जिन एज अगेंस्ट 31%, नंबर स्ट्रॉन्ग है। ये शायद बाजार का मूड इतना बिगड़ा है कि लोग यहाँ पर एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एक्सेलेंट है। इनफैक्ट नॉट ओनली इबिटा फ्रंट पे बट इवन बॉटम लाइन फ्रंट पे। और मुझे लग रहा है कि मार्केट सेंटिमेंट खराब होने के कारण हो सकता है कि इस शेयर में थोड़ी बिकवाली और थोड़ा वीकनेस देखने को मिले, बट ऑपरेशनली हमको लग रहा है कि बोथ पीएनजी एज वेल एज सीएनजी सेगमेंट में जिस कंपनी में ऑपरेट करती है, ये दोनों ही सेगमेंट्स कंपनी के लिए अच्छे खासे परफॉर्म कर चुके हैं। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि गिरावट में खरीदना चाहिए। ऐसे क्वालिटी शेयर्स डेफिनेटली मेरे ख्याल से ऐसे खराब बाजार में खरीदने के बाद अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। ओके, तो ये रहा, लेकिन अब वक्त हो चुका है बीटीएसटी या एसटीबीटी जानने का। मनीष शर्मा की कॉल सबसे पहले आपके लिए लेकर आएंगे, जो कि एक सेल कॉल दे रहे हैं टाटा स्टील फ्यूचर्स में, स्टॉप लॉस 618, टारगेट 600 के, और साथ ही इनकी एक और सेल कॉल है टाटा मोटर्स में भी। ओके, स्टॉप लॉस लगाएंगे 428 पे और 405 के टारगेट के लिए ये फिलहाल टाटा मोटर्स पे बेचने की राय दे रहे हैं। हाँ, कुणाल सराव की राय लेकर आते हैं और खरीदारी की अपॉर्चुनिटी इन्होंने ढूंढी है हेवल्स में। 518 का टारगेट इन्होंने दिया है और स्टॉप लॉस 490 पर लगाएंगे। 499 पर याद रखिए स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो तेजी करने का मौका जरूर है। और एशियन पेंट्स में भी तेजी की पोजीशन लेने की सलाह है कुणाल की। 1180 का टारगेट ये दे रहे हैं और 1140 पर रखिएगा स्टॉप लॉस। सर्वेंद्र, आपके रेडार पर कौन से शेयर हैं? क्या दोनों बिकवाली के सौदे रहेंगे या फिर 1 बाय 1 सेल? नहीं, देखिए मिक्स रहेंगे, एक बाय एक सेल है। जो पहला बाय है वो है अमराजा बैटरीज पे। लास्ट 3-4 दिन से जैसे ये स्टॉक 800 रुपए के आसपास मंडरा रहा है और जिस तरह से 3-4 दिन का एक अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ है, उसमें एक आज अच्छा सा अपटिक डाल के पॉजिटिव में बाजार बंद हो रहा है। और मेरा मानना है कि ये स्टॉक कल के सेशन में 820 तक के स्तर कैश लेवल्स में दे रहा हूँ, वो छू सकता है, तो बाय करके चलें। और 799 140 का स्टॉप लॉस लगाएं उसमें। और जो दूसरा मेरा सेल कॉल है वो बैंकिंग में से है, जो कि एसबीआई आई थिंक लास्ट 2-3 दिन से वीकनेस रही है काउंटर में। ये वीकनेस थोड़ी सी कल के सेशन में मुझे लगता है बढ़ जाएगी, जिस तरह से स्टॉक आज बंद हो रहा है। तो 295 का टारगेट नीचे में और 306 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस मैं इस पर रिकमेंड करूंगा। बागले साहब, आपके रेडार पर कौन से शेयर हैं? बीटीएसटी के तौर पे मैं हैवेल्स के साथ जाऊंगा अर्षिता, स्टॉप लॉस 495, टारगेट 513। और एसटीबीटी के तौर पे मैं जाऊंगा अडानी पोर्ट्स, जो बेच के जाए 403 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 390। तो ये कॉल्स फिलहाल आपके लिए आते हुए, और आखिरी 15 मिनटों का बल्कि 13 मिनटों का कारोबार अब बाकी है, और कुछ स्टॉक्स जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए जहाँ नतीजे आने वाले हैं। पेज इंडस्ट्रीज़ एक ऐसा फेवरेट स्टॉक है ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का भी चहेता है, और यहाँ पर जो उम्मीद है हमारी नतीजे अच्छे आएंगे। पोल्स के मुताबिक 67 करोड़ के सामने 76 करोड़ का मुनाफा, और मार्जिन भी थोड़ी सी बढ़कर आ सकती है, ये अनुमान है। आमदनी 570 करोड़ के सामने 650 करोड़ के आसपास आने की गुंजाइश बनती है। रिजल्ट के पहले आज मजबूत हुआ है पिछले 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद। अविनाश, क्या कॉल देते हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि प्रदीप इस क्वार्टर का तो नंबर आपने सही कहा कि अच्छा आने का अनुमान है, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल से मैनेजमेंट की कमेंट्री पोस्ट जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन कैसे बिजनेस प्रोग्रेस करेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जुलाई से जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। तो सेकंड क्वार्टर में कैसा वॉल्यूम पुश होगा, आई थिंक मार्जिन्स कैसे वेल प्रोटेक्टेड होंगे वो देखना पड़ेगा। प्लस इस बिजनेस में भी कितना डीस्टॉकिंग हो चुका है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ओवरऑल डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, बट मेरे ख्याल से आई थिंक ये बात पे डेफिनेटली मार्केट क्लीनली वॉच करेगा कि सेकंड क्वार्टर कैसे पैन आउट हो, क्योंकि पूरा इंपैक्ट जीएसटी का आपको इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। ओके, तो जीएसटी का इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, लेकिन स्टॉक में हम देख रहे हैं निरंतर तेजी बनी हुई है और वो आज भी 3% की उछाल पर ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट ऐसे ही कुछ काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 9900, लेकिन पहले निफ्टी पहुंच गया उन लेवल्स पर, वो आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। 9900 का स्तर, और शायद ये लेवल्स को तोड़ेगा, ऐसे पूरे आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स देखिए 325 पॉइंट गवाता हुआ, और बैंक निफ्टी में एक बार फिर बिकवाली गहराई है। 250 पॉइंट का अचानक सेल ऑफ देखने को मिला है। तो मूड बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है आज के बाजार का, और 9900 को तोड़ दिया है मार्केट ने। 98-99 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेशर है अदानी एंटरप्राइजेस की, हमने पहले भी बात की। अब देखेंगे अब ये 10-11% नीचे है। चोला मंडलम जैसा शेयर 3.5% की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ। अदानी पावर, गोदरेज, कैडला हेल्थ, महानगर गैस,
मन्नपुरम फाइनेंस, BEML, ये लिस्ट लंबी है और ये वो सभी काउंटर्स हैं जहां पर पिछले आधे घंटे 15 मिनटों में बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो मूड बिगड़ रहा है और सेल साइड की पोजीशन बढ़ती हुई। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ये एक आउट परफॉर्मर रहा है। याद रखिए पिछले पूरे महीने यहाँ पर एक्शन देखने को मिला। ईयर टू डेट आप देखेंगे 150 पॉइंट्स की बढ़त या परसेंटेज पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिली है। स्टॉक अब 5% लड़खड़ाता हुआ। प्रेस्टीज एस्टेट, स्टम्बल फर्टिलाइजर्स, मन्नपुरम फाइनेंस, एस्कॉट्स जैसे काउंटर्स, इन सब में हम देख रहे हैं हालत खराब होती हुई दिखाई दे रही। इनफैक्ट फर्टिलाइजर कंपनियां, एस्कॉट्स जैसे प्लेस जो नॉर्मली मॉनसून के प्लेस होते हैं और वहाँ पर काफ़ी लोगों ने पैसे भी लगाए आज नहीं, मतलब अब तक, उन पर अब नजरिया क्या बदलेगा या फिर डिप्स पर शायद और मौके मिल रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से जिस प्रकार की गिरावट अभी देखने को मिली है, मेरे ख्याल से अक्रॉस द बोर्ड हर्षदा सेलिंग देखने को मिली है। हमको डेफिनेटली निचले लेवल पे मौके ज़रूर मिलेंगे, स्पेशली फर्टिलाइजर्स और एग्री रिलेटेड जो स्टॉक्स है जैसे ट्रैक्टर कंपनीज़ है। हमको लग रहा है इनके कंपनीज़ के नतीजे तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे आएंगे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट करें, बट ओवरऑल अगर मार्केट 9800 या 9830 लेवल्स तक आता है तो डेफिनेटली आपको इन शेयर्स में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी, बट फ्रॉम अ फंडामेंटल स्टैंड पॉइंट इनको डेफिनेटली खरीदना चाहिए। शर्मा जी, इस गिरते बाजार में अगर आपने मौके ढूंढने हैं या फिर एक लिस्ट तैयार करनी है कि अगला निवेश अब कहां पर करें जब बाजार थोड़ा सा सेटल हो जाए, गिरना बंद करे, टॉप पिक्स क्या रहेंगी आपकी जहन में, क्या है इस समय? देखिए, स्टॉक पिक्स डेफिनेटली इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कौन सा स्टॉक किस लेवल पे मुझे मिलता है, क्योंकि हमेशा सारे स्टॉक जो है इंडेक्स के साथ सेम प्रोपोर्शन में या सेम परसेंटेज में नहीं गिरते हैं। चीज़ें जो अट्रैक्टिव लेवल पे आएगी तो बहुत आसानी से ली जा सकती है। जैसे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, अदरवाइज़ तो आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कौन सा स्टॉक कहाँ गिरता है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा चहेता शेयर RCF है, वो अगर गिर के वापस 82 आता है तो मैं डेफिनेटली उसको बाइंग करूँगा। टॉरेंट पावर अगर 185 के आसपास आता है तो मैं डेफिनेटली बाइंग करूंगा। कल्याणी स्टील अगर 415-20 के आसपास आता है तो मैं डेफिनेटली बाइंग करूंगा। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स है, उसके हिसाब से आपको अपने जो लाइकिंग के स्टॉक्स हैं या जिनको आप ट्रैक करते हो, जिनको आप समझते हो, उनमें एक रीजनेबल लेवल बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स प्लस आल्सो टेक्निकल आपको निकालने पड़ेंगे। बिल्कुल, तो पसंदीदा शेयरों पे आप नज़र रखें और उनमें कोशिश करते रहें। ITC ये स्टॉक भी एक ऐसा है जहां पे काफी हद तक गिरावट के बाद लोग मौके ढूंढ रहे हैं। सर्वेंद्र, क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल, आई थिंक जो लेवल्स चल रहे हैं थोड़ा सेटअप थोड़े डल हो गए हैं, रेंज बहुत नैरो हो गई हैं, दोनों तरफ गैप है। ऊपर में भी गैप से खुला था और उसके बाद गैप डाउन करके नीचे बंद हुआ था। बट आई थिंक ये लेवल्स 270 280 के इसके लिए स्टिकी रहे हैं पहले भी, और लास्ट 8-9 महीने से अगर आप देखें तो उन एरियाज के ऊपर रहा है 260 270 देयर अबाउट्स। तो आई थिंक इस रेंज में डेफिनेटली खरीदारी की जा सकती है, और अगर कोई खरीदारी कर रहा है तो उसका स्टॉप लॉस 260 के नीचे होना चाहिए, और एक पुल बैक एटलीस्ट 300 रुपए तक का खेलने की उम्मीद से ही पहले ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि 300 रुपए के ऊपर तो वो बेरिश गैप है। तो एक 30 पॉइंट का अपटिक के लिए खेलें और एक 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं, ये ट्रेड तो बनता है। बियॉन्ड दैट आई थिंक और क्लैरिटी नेक्स्ट एक वीक 10 डेज में इसमें आ जाएगी। दिग्गजों में LNT अब अपने नुकसान को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स हमने पहले फार्मा कंपनियों की बात की, लेकिन LNT और अदानी पोर्ट पर तो वागले साहब आपने बिकवाली का कॉल पहले ही दे दिया। LNT भी क्या बेच कर जाएंगे? हर्षदा, वीक तो है, थोड़ा तो डाउनसाइड दिखता है। 1110 के लेवल टेस्ट करेगा तो 3 से 4% ट्रेडिंग डाउनसाइड दिखता है मुझे यहाँ से भी। अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया में अविनाश आप देखिए जिस तरह का टर्न अराउंड दिखाई दिया है कि NPA जो नए NPA होते हैं जिनको हम स्लिपेज कहते हैं, वो 6000 करोड़ के ऊपर से घट के अचानक 4000 के आसपास आ गए। तो ऐसा लग रहा है कि अब और ज़्यादा नई खराबी नहीं हो रही है। लेकिन ये दूसरे बैंकों में ऐसा नहीं देख रहे हैं, वहाँ पे जहाँ चिंता है वहाँ बनी हुई है। तो बैंक ऑफ इंडिया ने तो ये थोड़ा कमाल कर लिया, कहना चाहिए। आई थिंक डेफिनेटली आई थिंक इसलिए शायद मार्केट्स वर ऑल्सो पॉजिटिवली सरप्राइज कि एसेट क्वालिटी तो डेफिनेटली मार्जिनली ठीक ठाक हो चुकी है, लेकिन स्लिपेज का नंबर बहुत ही सिग्निफिकेंटली अच्छा है। मेरे ख्याल से ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे अकाउंट है जहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर में प्रोविजन ज़्यादा बड़े थे, क्योंकि मेरे ख्याल से ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन अगर हम करें तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर काफ़ी ख़राब था,
और इस क्वार्टर में अगर ये इंप्रूवमेंट आई है तो आई थिंक सस्टेनेबिलिटी प्रदीप विल बी इंपॉर्टेंट। अगर अगले क्वार्टर में भी अगर एसेट क्वालिटी मेंटेन होती है, स्लिपेजेस आइदर इस लेवल से भी कम होते हैं, तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को कॉन्फिडेंस रहेगा कि इस बैंक ने थोड़े से और एफर्ट करके अपनी एसेट बुक अच्छी तरह से मेंटेन की है। मेरे ख्याल से जनरलाइज करना सारे PSU बैंक्स को शायद वुड नॉट बी द राइट वे टू लुक एट इट। सन फार्मा में काफ़ी तगड़ी मंदी हो गई है, 5.5% के आसपास। शर्मा जी, क्या अंदाज़ा है, चूंकि हमारे पास टैरो के नंबर हैं तो लोग उसी को गेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना बड़ा झटका लग सकता है सन के रिजल्ट में? देखिए, सन पिछले काफ़ी समय से, मेरे ख्याल से 2 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है और अभी तक कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है प्रैक्टिकली भी उसके बिजनेस से कि उसके बिजनेस में कोई इम्प्रूवमेंट आए। अभी टैरो का तो एक एडिशनल इशू हो गया, लेकिन डोमेस्टिक बिजनेस भी जो है सन फार्मा का, मैं समझता हूँ कि अभी तक पूरी तरह से पटरी पर नहीं आया है। हालांकि जब पटरी पर आएगा तो उसमें जो एक ज़बरदस्त रिबाउंड देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि उसमें जो कोई आप बाउंस देख सकते हैं। और अभी भी मैं समझता हूँ ये जो है इसकी परफॉर्मेंस लेकलस्टर ही आएगी और स्टॉक वाइज भी परफॉर्मेंस जो है पुअर ही रहेगी। पागड़े साहब, कुछ काउंटर्स जहां पर हमने देखा है आज एक्सट्रीम शॉर्ट की पोजीशंस बनी हैं, मन्नप्पुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस जैसे काउंटर्स वायदे में, क्या यहां पर और बिकवाली के लिए तैयार होंगे? क्या वो कैरी करेंगे शॉर्ट की पोजीशन आप? हर्षदा, मैं समझता हूँ थोड़ा डाउनसाइड है। मन्नप्पुरम ने एक अहम लेवल 100 का ब्रेक किया है और लगभग ये 90-92 तक ये ऑन द डाउन साइड जा सकता है। मुथूट भी वीक ही है। आई थिंक 5 से 7% का ट्रेडिंग डाउन साइड तो बिल्कुल दिखता है। इनफैक्ट बैंक्स में जो अग्रेसिव कट्स आए ना, उसमें SBI का एक बड़ा हाथ रह सकता है। 300 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये काउंटर, 1% का नुकसान इसमें अब देखने को मिला है, वरना ये थोड़ा सा स्टेबल था एटलीस्ट दोपहर तक, और आखिरी 2 घंटों में ही वो प्रेशर बनता दिखाई दिया। आई थिंक फ्राइडे को नंबर्स आने वाले हैं। अविनाश, कोई इनसाइट किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा और क्या आप प्रेफर करेंगे कम से कम पोजीशन रखना इसमें? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक PSU बैंक्स में हमने ऑलरेडी देखा है कि SBI ने काफ़ी हद तक अपनी एसेट क्वालिटी अच्छी तरह से मेंटेन की थी। मेरे ख्याल से आई थिंक ये देखना पड़ेगा कि वेदर इन दिस क्वार्टर कोई एक्स्ट्रा फ्रेश प्रोविजनिंग इनको कोई फ्रेश अकाउंट पे करना है। बट मुझे लग रहा है कि कंपेयर टू अदर PSU बैंक्स डेफिनेटली एसेट क्वालिटी का जो प्रेशर है वो शायद कम रहेगा। मेरे ख्याल से ये ओवरऑल सेंटिमेंटल इफेक्ट है कि बैंकों में SBI गिरा है। इनफैक्ट आज फर्स्ट हाफ में तो SBI का शेयर काफ़ी उछले लेवल पे अराउंड 305 लेवल तक पहुंचा था, और जिस प्रकार का इनका जो वैल्यू अनलॉकिंग के लिए इनका जो SBI लाइफ का IPO आ रहा है, मेरे ख्याल से वहाँ पे भी वैल्यू अनलॉकिंग के लिए अच्छी खासी जगह है। तो आई वुड प्रेफर दैट डेफिनेटली फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव गिरावट में SBI को डेफिनेटली खरीदना चाहिए। हालांकि शॉर्ट टर्म में अगर सेंटिमेंट खराब है तो स्टॉक में थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। शर्मा जी, एक अहम लिस्टिंग होगी कल, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस यानी SIS की। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था, खासतौर पर रिटेल से, जो तकरीबन 20 गुना सब्सक्राइब हुआ है रिटेल कोटा। क्या लगता है आपको? देखिए, कोई कंपैरिजन तो अवेलेबल है नहीं, और वैल्यूएशन अगर एक जनरल टर्म्स में देखा जाए तो रिच हैं, रिच वैल्यूएशंस पे आया है स्टॉक, और साथ में मार्केट सेंटीमेंट भी ख़राब है। तो मुझे कोई ज़्यादा आशा नहीं है कि लिस्टिंग के कोई बड़े गेन इसके अंदर देखने को मिले। ओके, चलिए, बाजार बंद होने वाला है और इस वक्त आखिरी मिनटों में आपको बताएं सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो बिकवाली आई है आखिरी घंटे में और दिन भर भी, कौन से स्टॉक सामने आते हैं आपके? देखिए, डीवीज लैब, नाटको फार्मा, कैडिला हेल्थ, ग्रेन्यूल्स इंडिया, विनती ऑर्गेनिक्स, औरोबिंदो फार्मा, एडवांस्ड एंजाइम। एकदम पूरी तरह से एक डोमिनेंट जो सेलिंग आई है आज वो फार्मा सेक्टर में, छोटे मझोले स्टॉक्स में खासतौर पे बहुत तगड़ी सेलिंग हमें देखने को मिली है। इसके अलावा हालांकि कुछ और भी स्टॉक्स हैं, अडानी एंटरप्राइजेज और कावेरी सीड जैसे। लंबी लिस्ट है प्रदीप आज तो, और यहाँ पर ढूंढना होगा कि किन काउंटर्स में गिरावट थोड़ी सी थमी है। लेकिन लूजिंग एंड पर अडानी एंटरप्राइज आपने मेंशन किया, भारत गैस देखिए 11% नीचे, सिंटेक्स आज एक टॉप लूजर था, SRF खराब नंबर्स पर इसकी धुलाई होती हुई दिखाई दी, BEML, मन्नप्पुरम फाइनेंस जिसकी हम बात कर रहे थे, गोदरेज इंडस्ट्रीज, वेस्ट कोस्ट जैसे काउंटर्स। लिस्ट लंबी है आज लूजिंग एंड पर। DHFL, बजाज फाइनेंस, ये सभी वो कंपनियां हैं जहां पर हमने देखा था बड़े पैमाने पर फंड्स की खरीदारी हुई, रिटेल निवेशकों ने पैसा लगाया, और यहाँ पर
हाथ खींचे जरूर है, इसीलिए वो 350 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान आज मिड कैप इंडेक्स दिखा रहा है बाजार बंद होते होते। कुछ अगेंस्ट द टाइड गए हैं, हेवल्स, टाइटन, रिलायंस कैपिटल, HDIL में एक पुलबैक आया, लेकिन HDIL की आप देखिए स्थिति क्या है, बीच में ये 7% ऊपर था और फाइनली जो क्लोज आ रहा है वो सिर्फ 1% की बढ़त पर। और यही हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि इसकी चाल, आज का जो पुलबैक है वो बिल्कुल रिलायबल नहीं है, तेजी की पोजीशन ना लेकर चले और वो 57 के आसपास टिकता हुआ। तो ऐसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर थोड़ा सा ट्रैक्शन देखा गया है, लेकिन अगर आप दिग्गजों पर भी नजर डालें, यहाँ पर फार्मा कंपनियां टॉप लूजर्स हैं, ऑरबिंदो, सन, सिप्ला जैसे स्टॉक्स, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन। बैंक्स में हमने देखा एक्सिस, ICICI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, येस बैंक, ये सभी दिग्गज बैंकों में काफी गिरावट देखने को मिली। हालांकि मेटल्स ने अभी भी आज थोड़ी अपनी चमक बनाई हुई है, हिंडाल्को 2% ऊपर दिखा है, वेदांता में हल्की सी बढ़त, NTPC, एशियन पेंट, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में खरीदारी हुई, लेकिन वो काफी नहीं थी आज के इस फॉल को रोकने के लिए। 98.99 पर ये फिलहाल एडजस्टेड क्लोज है। आई थिंक फाइनल क्लोज 9,900 के ऊपर ही आता हुआ दिखाई देना चाहिए, लेकिन मूड तो बिगड़ा है और झटका लगा है आज फिर बाजार को। अगले साहब अब आगे क्या करेंगे, कल खासकर निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या ट्रेड लेकर चलेंगे? हर्षदा, बैंक निफ्टी ने भी एक अहम लेवल ब्रेक किया है और मुझे लगता है ये निफ्टी को 9800 की तरफ लेके जाएगा। बैंक निफ्टी 24,500 की हम बात कर रहे थे, वो क्लियरली आज ब्रेक डाउन हुआ है और 9800 मुझे अभी दिखता है कि आना चाहिए। वहां पर अगर सपोर्ट लेते हैं तो फिर 9800, 9950 ये रेंज रहेगा निफ्टी का। थोड़ा सा संभल के ही काम करना होगा। वन में जो तेजी थी वो, मैं ये तो कोई नहीं कहूंगा कि खत्म हो गया, सब बेच बाच के निकल जाए, मैं अभी भी वेट करूंगा। 9800 से बाउंस बैक आ सकता है और मुझे लगता है हल्का सा तो बाउंस बैक आना चाहिए 9800 से 9950 तक। ओके वागले साहब, शुक्रिया आपका। सर्वेंद्र, अविनाश और शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब देखते हैं स्टॉक 2020 के रिजल्ट। और आज देखिए काफ़ी करीबी मुकाबला, लेकिन आशीष ने बाजी मारी। आशीष जो आज स्थानापन्न कप्तान के तौर पे उतरे थे, सब्स्टिट्यूट कैप्टन जो कहते हैं कि नीरज की जगह पे, और उन्होंने बाजी मार ली है। देखते हैं कौन से थे वो स्टॉक्स। मैन ऑफ द मैच कौन बनता है इनकी टीम में? कावेरी सीड, क्या शॉट किया इन्होंने, SRF शॉट किया, अपोलो टायर, DCB बैंक। तो बहुत ही तगड़ी गेंदबाजी आशीष की ओर से होती हुई, जिसके चलते इन्होंने इतने शानदार रिटर्न दिए। हेमंत की टीम पर भी नजर डालते हैं और देखते हैं वहां पर क्या हाल है। गेंदबाजी है, डोमिनेट कर रहे हैं। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज इन्होंने बेचा बिल्कुल ब्लैक रॉक के पीछे पीछे। HCC, GMR और सुजलॉन, शानदार कमाई यहाँ पर होती हुई। और देखिए हेमंत की स्ट्रैटेजी बहुत साफ है, 15 रुपए से 25-30 रुपए वाले स्टॉक शॉर्ट करें तो शानदार मुनाफा आज उन्होंने कमाया। और इसके साथ ही आखिरी सौदा में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि इस बाजार में जो आज भारी गिरावट देखने को मिली है, इसका एक अपडेट आपके लेकर आएंगे। लार्जली पोस्टमार्टम लेकर आएंगे ब्रेक के बाद मार्केट टॉप 20 में। नमस्कार।